तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे मेरे बचपन के दिन, जो कि महादेव वर्मा जी ने लिखा है। तो इस में महादेव वर्मा जी जो हैं वो बताना चाहती हैं कि मेरे बचपन के दिन में, वो बचपन में उनका बचपन कैसे बीता, उनका स्कूल कैसा था, कैसे उनके सहपाठी थे, कैसे उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन में अपना योगदान दिया, कैसे उन्होंने छात्रावास का जीवन, वहाँ की तौर तरीके कैसे उन्होंने अनुभव किया, ये सारी चीज़ें जो हैं इस पाठ के माध्यम से वो बताना चाहती हैं। और ये एक आत्मकथा है, ये वो स्वयं लिखती हैं और स्वयं के बचपन को एक स्मृति के माध्यम से याद करके वो इस पाठ में आपको बताती हैं। तो चलिए हम पहले देखते हैं कि इसमें क्या बताया गया है। तो मेरे बचपन के दिन महादेव जी ने बचपन के उन दिनों की स्मृति के सहारे लिखा है। उन दिनों की स्कूल लाइफ, कॉलेज की लाइफ, उनके स्कूल के उन दिनों को स्मृति के सहारे लिखा है। जब वे विद्यालय में पढ़ रही थीं, इस अंश को लड़कियों के प्रति सामाजिक रवैये, विद्यालय के सहपाठियों, छात्रावास के जीवन, स्वतंत्रता आंदोलन के प्रसंगों का इसमें सजीव चित्रण किया है। ऐसा लगता है कि जैसे ये आज ही घटित हो रहा है। तो इन्हों का एक आत्मकथा है। अब देखते हैं कि बचपन के दिन में आंदोलन का क्या स्वरूप था, इनका क्या रवैया था, इनका बचपन कैसे बीता, स्कूली लाइफ कैसी थी, यानी विद्यालय लाइफ कैसी थी, कॉलेज में आई, छात्रावास में रहीं, ये इन्होंने कैसा अनुभव किया, उस अनुभव को हम इनके इस पाठ के माध्यम से पढ़ेंगे। ठीक है। बचपन की स्मृतियों को एक विचित्र सा आकर्षण होता है। बचपन सबको अच्छा लगता है। वो बचपन की जो स्मृतियाँ हैं, यादें हैं, वो एक उनका अजब सा अनुभव रहता है। कभी कभी लगता है जैसे सपने में सब देखा हो, ऐसा लगता है जैसे कि वो हमारा एक सपना हो, उस सपने में हमने वो सारी चीज़ें देखी हों। पर परिस्थितियाँ बहुत बदल चुकी हैं। आज जो हैं परिस्थितियाँ, हालात बहुत बदल चुके हैं। पहले से देखा जाए तो बहुत पहले विश्वास भी नहीं होता कि हमने क्या ऐसा काम किया है, क्या हमारे समय ऐसा था, क्योंकि आज तो परिस्थितियाँ एकदम विपरीत हो चुकी हैं। अपने परिवार में मैं कई पीढ़ियों के बाद उत्पन्न हुई। तो महादेव वर्मा जी कहती हैं कि मैं अपने ही परिवार में कई पीढ़ियों के बाद उत्पन्न हुई, यानी लड़की हुई कई पीढ़ियों के बाद। मेरे परिवार में प्राय 200 वर्ष तक कोई लड़की थी नहीं। 200 वर्ष तक कोई लड़की नहीं थी इनके पहले। सुना है उसके पहले लड़कियों को पैदा होते ही परम धाम भेज देते थे। तो ये बताती हैं कि उस समय लड़कियों की कंडीशन जो है, लड़कियों की स्थिति जो है कैसी थी कि उनको पैदा होते ही परम धाम मतलब उनको ऊपर भेज देते थे, उनकी हत्या कर दी जाती थी। तो उस समय हम अनुमान लगा सकते हैं कि कैसे समाज होगा, कैसे समाज की सोच होगी। फिर मेरे बाबा ने बहुत दुर्गा पूजा की। हमारी कुलदेवी दुर्गा भी थी। मैं उत्पन्न हुई और मेरी बड़ी खातर हुई। मुझे वह सब नहीं सहना पड़ा जो अन्य लड़कियों को सहना पड़ा था। इनके आते आते तक वो, क्योंकि जब उस चीज़ की कमी हो जाती है, वो चीज़ का इंतजार होता है, तो फिर वो चीज़ें नहीं होती। फिर कमी की वजह से उनके साथ वो दुर्व्यवहार नहीं होता। तो इनके साथ वो दुर्व्यवहार नहीं हुआ, इनको वो नहीं सहना पड़ा। परिवार में बाबा फारसी उर्दू मानते थे। पिता ने अंग्रेजी पढ़ी थी। हिंदी का कोई वातावरण नहीं था। ठीक है। मेरी माता जबलपुर से आई थी। मैं अपने साथ हिंदी लाई थी, वे ही अपने साथ हिंदी लाई थी। इसके पहले उर्दू, फारसी और अंग्रेजी का ही घर में माहौल था। इनकी माँ ही हिंदी लाई थी। वे पूजा पाठ भी बहुत करती थी। पहले उन्होंने मुझसे पंचतंत्र पढ़ना सिखाया। ठीक है। बाबा कहते थे इसको हम विदुषी बनाएंगे। ठीक है। विदुषी कवित्री जैसी होती है, विदुषी बनाएंगे। मेरे संबंध में उनका विचार बहुत ऊंचा रहा, इसलिए पंचतंत्र भी पढ़ा। मैंने संस्कृत भी पढ़ी। वे ये अवश्य चाहते थे कि मैं उर्दू फारसी सीख लूँ, लेकिन वह मेरे बस की बात नहीं थी। उर्दू फारसी सीखना इनके बस की बात नहीं थी। तो अपने बचपन के बारे में, सुनहरी यादों के बारे में ये बता रही हैं। मैंने जब एक दिन मौलवी साहब को देखा तो बस दूसरे दिन में चारपाई के नीचे ना जा छिपी। चारपाई के नीचे जा सकती है। मौलवी साहब को देखा कि ये उर्दू बोलते हैं, उर्दू सिखाते भी हैं।
तब पंडित जी आए संस्कृत पढ़ाने। माँ थोड़ी संस्कृत जानती थी। गीता में उन्हें विशेष रुचि थी। पूजा पाठ के समय में भी बैठ जाती थी और संस्कृत सुनती थी। उनके उपरांत उन्होंने मिशन स्कूल में रख दिया मुझको। मिशन स्कूल में वातावरण दूसरा था, प्रार्थना दूसरी थी। मेरा मन नहीं लगा, वहाँ जाना बंद कर दिया। जाने में रोने धोने लगी। तब उन्होंने मुझको क्रास्ट बेस्ड गर्ल्स कॉलेज में भेजा, जहाँ मैं 5वें दर्जे में भर्ती हुई। यहाँ का वातावरण बहुत अच्छा था। उस समय हिंदू लड़कियाँ भी थीं, ईसाई लड़कियाँ भी थीं। हम दोनों एक ही मेस एक था, खाने का स्थान जो था उसको मेस बोलते हैं, वो एक ही था दोनों का, चाहे हिंदू लड़कियाँ हों चाहे ईसाई लड़कियाँ हों। उस मेस में प्याज तक की नहीं बनता था। वहाँ छात्रावास के हर एक कमरे में हम 4 छात्राएं रहती थीं। उनमें पहली थी साथिन मतलब साथी। तो 4 एक छात्रावास था, उसमें एक कमरे में 4 लोग रहते थे। तो उसकी पहली साथी थी वो थी आपकी सुभद्रा कुमारी चौहान। 7वें दर्जे में मुझसे 2 साल सीनियर थी। वो 7वें दर्जे में थी और ये 5वें दर्जे में, 2 साल सीनियर थी। वे कविताएं लिखती थीं और मैं भी बचपन में तुक मिलाती आई थी। बचपन में ही माँ लिखती थी, पद भी गाती थी। मीरा के पद विशेष रूप से गाती थी इनकी माँ, वो भी हिंदी लेकर आई थी। हिंदी का एक माहौल भी था। सवेरे जागिए कृपा निधान पंछी बन बोले, यही सुना जाता था। प्रभाती ही गाती थी। शाम को मीरा के कोई पद गाती थी। सुन सुनकर मैंने ही ब्रजभाषा में लिखना आरंभ कर दिया। तो ये कहती है मैंने घर से ही वो माहौल मिला हमें भाषा सुनने का, बोली सुनने का, तो सुन सुनकर ही हमने ये ब्रजभाषा में लिखना आरंभ कर दिया। यहाँ आकर देखा कि सुभद्रा कुमारी चौहान जी खड़ी बोली में लिखती हैं। तो यहाँ आकर सुभद्रा कुमारी चौहान जी से मिलती हैं जी, तो उनकी भाषा जो है उन्होंने खड़ी बोली पाई। मैं भी वैसा ही लिखना लगी। लेकिन सुभद्रा कुमारी जी बड़ी थी, प्रतिष्ठित हो चुकी थी, उन्हें छिप छिपा कर लिखती थी। मैं एक दिन उन्होंने कहा महादेवी तुम कविता लिखती हो? तो मैंने डर के मारे कहा नहीं। तो उन्होंने डर के मारे कहा, क्योंकि एक बड़ा कवि उनके सामने हो तो ऐसा डर लगना एक सही भी है। अंत में उन्होंने मेरी डेस्क की किताब में तलाश ली और बहुत सा निकल पड़ा उसमें से। तब मैंने किसी अपराधी को पकड़ते हैं ऐसे उन्होंने एक हाथ में कागज़ लिए और एक हाथ में उसको पकड़ा और पूरे हॉस्टल में दिखा आई कि ये कविता लिखती है। फिर हम दोनों की मित्रता हो गई। क्रास्टवेट में एक पेड़ की डाल नीचे थी, उस डाल पर हम लोग बैठ जाते। जब और लड़कियां खेलती तब हम लोग तुक मिलाते थे। वहाँ पर जब सारी लड़कियां खेलती थी तो ये लोग जो है बैठकर तुक मिलाते थे। उस समय एक पत्रिका निकलती थी स्त्री दर्पण, उसी में भेज देते थे ये पत्रिका, ये जो कविताएं जो है लिख कर। अपनी तुकबंदी छप भी जाती थी। फिर यहाँ कवि सम्मेलन होने लगे तो हम लोगों को उनमें जाने लगे। हिंदी का उस समय प्रचार प्रसार था। मैं सन 1917 में आई थी। उसके उपरांत गांधी जी का सत्याग्रह आरंभ हो गया और आनंद भवन स्वतंत्रता के संघर्ष का केंद्र हो गया। जहाँ तहाँ हिंदी का ये प्रचार चलता था, कवि सम्मेलन होते थे। जहाँ जहाँ हिंदी का प्रचार चलता था कवि सम्मेलन भी होने लगे। तो क्रास्टवेट से मैडम हमको साथ लेकर जाती थी, हम कविता सुनाते थे। कभी हरिओस जी अध्यक्ष होते, कभी श्रीधर पाठक होते, कभी रत्नाकर जी होते, कभी कोई होता। कब हमारा नाम पुकारा जाए बेचैनी से सुनते रहते थे। मुझको प्रायः प्रथम पुरस्कार मिलता था। 100 से कम पदक नहीं मिले होंगे उसमें। ऐसे बहुत सारी कविताएं बचपन में ही वो गुण उभरने लगे थे। एक बार की घटना याद आती है कि एक कविता पर मुझे चांदी का एक कटोरा मिला। बड़ा नक्काशीदार सुंदर था कटोरा, कविता पर मिला। उस दिन सुभद्रा नहीं गई थी। सुभद्रा प्राय नहीं जाती थी कवि सम्मेलन में। मैंने उनसे आकर कहा देखो यह मिला है। उन्हें घर पे आकर जब उनको बताया वो कटोरा जो है, सुभद्रा ने कहा ठीक है अब तुम एक दिन खीर बनाओ और मुझको इस कटोरे में खिलाओ। तो उन्होंने कटोरा लेकर कहा कि इसमें खीर बनाओ और मुझको कटोरे में खिलाओ। उसी बीच आनंद भवन में बाबू आए। हम लोग
तब अपने जेब खर्च में से हमेशा एक एक दो दो आने देश के लिए बचाते थे। जब बापू आते थे तो उस पैसों को उन्हें दे देते थे। उस दिन जब बापू के पास में गई तो अपना कटोरा भी लेती गई। मैंने निकालकर बापू को दिखाया। मैंने कहा, कविता सुनाने पर मुझको यह कटोरा मिला है। जो कविता सुनाने पर जो कटोरा मिला है वो महात्मा गांधी जी को बताया। कहने लगे, अच्छा दिखा तो मुझको। मैंने कटोरा उनकी तरफ बढ़ा दिया, उसे हाथ में लेकर बोले, तू देती है इसे, अब मैं क्या कहती। मैंने दे दिया और लौट आई। गांधी जी ने मांग लिया कटोरा और गांधी जी कटोरा दे आई और लौट आए। दुख यह हुआ कि कटोरा लेकर कहते कविता क्या है। दुख यह हुआ, अगर कविता कहते कविता किस कविता मिला है तो कविता न कहकर उन्होंने वो कटोरा ले लिया। पर कविता सुनाते तो उन्होंने नहीं कहा। लौटकर अब मैंने सुभद्रा जी से कहा, कटोरा तो चला गया। सुभद्रा ने कहा, और जाओ दिखाने। फिर बोली, देखो भाई, खीर तो तुमको बनानी होगी। अब तुम चाहे पीतल की कटोरी में खिलाओ या उस कटोरी में खिलाओ, खीर तो उनको खिलानी होगी। चाहे फूल की कटोरी में खिलाओ। फिर भी मुझे मन ही मन प्रसन्नता हो रही थी कि पुरस्कार मिला अपना कटोरा मैंने बापूजी को दे दिया। सुभद्रा जी छात्रावास छोड़ने चली गई। तब उनकी जगह एक मराठी लड़की जमुनिसा हमारे कमरे में आई। जब सुभद्रा कौरी चौहान जो छात्रावास, क्योंकि वो उनके 2 साल आगे थी, तो जब वो छोड़कर चली जाती हैं, उनके बदले में जमुनिसा हमारे कमरे में आई। वह कोल्हापुर से आई थी। जमुन मेरा बहुत सा काम कर देती थी। वह मेरी डेस्क साफ कर देती, किताबें ठीक से रख देती थी। इस तरह मुझे कविता के लिए कुछ और अवकाश मतलब होता है समय, कुछ और समय मिल जाता। जमुन मराठी शब्दों से मिलीजुली हिंदी बोलती थी। मैं भी उससे कुछ कुछ मराठी सीखने लगी थी। वहाँ एक उस्तानी जी थी, जीनत बेगम। तो वहाँ पर एक जीनत बेगम भी थी। जोबन जब इकड़ी तिकड़ी या लोकर लोकर जैसे मराठी शब्दों का मिलाकर कुछ कहती थी तो उस्तानी जी टोके बिना ना रह पाती थी। कहती थी, वाह देसी कौआ मराठी बोली। जेवन कहती थी, नहीं उस्तानी जी, यह मराठी कौआ मराठी बोलता है। जेवन मराठी महिलाओं की तरह किनारेदारी साड़ी और वैसा ही ब्लाउज पहनती थी, जो थी वैसा ही ब्लाउज पहनती थी। कहती थी, हम मराठी हूँ, तुम मराठी बोलेंगे। कहती हम मराठी हैं तो मराठी बोलेंगे। उस समय यह देखा मैंने कि सांप्रदायिकता नहीं थी। जो अवध की लड़कियां थीं वे आपस में अवध में बोलती थीं, बुंदेलखंड की लड़कियां थीं बुंदेली में बोलती थीं, कोई अंतर नहीं था। और हम पढ़ते हिंदी थे, उर्दू भी पढ़ते थे, परंतु आपस में कोई भाषा में ही बोलते थे, उसी भाषा में जिस भाषा से वो आई है। यह बहुत बड़ी बात है। हम एक मेस में खाते, एक ईश्वर में खड़े होते, कोई विवाद नहीं होता। जब जब विद्यापीठ आई तब तक मेरे बचपन में बड़ी क्रम चला, आज तक चलता आ रहा है। उनके बचपन के बारे में बताते हैं कि ऐसा क्रम चला और क्रम ऐसा चलता आ रहा है। कभी कभी बचपन के संस्कार ऐसे होते हैं कि हम बड़े हो जाते हैं तब तक चलते रहते हैं। बचपन का एक और भी संस्कार था, हम जहाँ रहते थे जवारा के नवाब रहते थे, उसी नवाबी छिन गई। वे बेचारा एक बंगले में रहते थे। उनकी नवाबी जो है, पहले नवाबी थे, वो छिन जाती है और एक बंगले में, एक कमरे में अब एक बंगले में रहते हैं। उसी कंपाउंड में हम लोग रहते थे। बेगम साहिबा कहती थी, हमको ताई कहो। हम लोग उनको ताई साहिबा कहते। उनके बच्चे हमारी माँ को चची जान कहते। हमारे जन्मदिन वहाँ मनाए जाते, उनके जन्मदिन हमारे यहाँ मनाए जाते। उनका एक लड़का था, उसको राखी बांधने के लिए वे कहती थी, बहनों की राखी बांधनी चाहिए। राखी के दिन सवेरे से उनको पानी भी नहीं देती थी। कहती थी, राखी के दिन बहनें राखी बांध जाएंगी, तब भाई को निहार कर रहना चाहिए, निराहार रहना चाहिए। निराहार मतलब बगैर खाना खाए रहना चाहिए। बार बार कहलाती थी, भाई भूखा बैठा है राखी बंधवाने के लिए। फिर हम लोग जाते, हमको लहरिए या कुछ मिलते थे। इसी तरह मुहर्रम में हरे कपड़े उनके बनते थे तो हमारे भी बनते थे। फिर एक हमारा छोटा भाई हुआ तो ताई साहिबा ने पिताजी से कहा, देवर साहब से कहो वो मेरा नेंग ठीक करके रखें। तो ये बताती हैं कि जब उनके पास में एक मुस्लिम परिवार रहता था तो उनमें जो त्यौहार इनके थे वो मनाते थे, उनके त्यौहार वो मनाते थे। और जैसा नेंग चलता है, दस्तूर चलता है, वो तैयार रखने को
कहती है, मैं शाम को आऊँगी, वे कपड़े वपड़े लेकर आई। हमारी माँ को वे दुल्हन कहती थी। कहने लगी, दुल्हन जिनको ताई चाची नहीं होती, वे अपनी माँ के कपड़े पहनते हैं, नहीं तो 6 महीने तक चाची ताई पहनाती हैं। मैं इस बच्चे के लिए कपड़े लाई हूँ, यह बड़ा सुंदर है, मैं अपनी तरफ से इसका नाम मनमोहन रखती हैं। तो देखा आपने कि मुस्लिम परिवार ने इतना उनका आपसी व्यवहार चलता था कि उनके बच्चे का नाम भी उन्होंने रखा। वहीं प्रोफेसर मनमोहन वर्मा आगे चलकर जम्मू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहे, गोरखपुर यूनिवर्सिटी में भी रहे। कहने का तात्पर्य यह है कि मेरे छोटे भाई का नाम वही चला जो ताई साहिबा ने दिया। उनके यहाँ भी हिंदी चलती थी, उर्दू भी चलती थी। यूँ अपने घर में भी अवधी बोलते थे। वातावरण ऐसा था कि उस समय की हम लोग बहुत निकट थे। आज की स्थिति देखकर लगता है जैसे वह सपना है, कि वैसा जो वातावरण था वैसा वातावरण आज नहीं है। आज बुराइयाँ, भाईचारा, ये सारी चीज़ें जो हैं एक सपना टाइप का लगता है। शायद वह सपना सत्य हो जाता, भारत की कथा कुछ और होती। अगर वो सपना जो है सच हो जाता तो भारत की कथा कुछ और होती। भारत जो है, हमारा भारत जो है कुछ और होता, उसके मायने कुछ और होते। ठीक है, तो आज के अपने पाठ में देखा कि मेरे बचपन के दिन के माध्यम से उनके बचपन में क्या हुआ, कैसे बचपन उनका गुजरा, कैसे समाज था उस समय, कैसे उनकी सहेलियाँ थीं, कैसे क्रांतिकारी थे, कैसे क्या, ये सारी चीज़ें आपने इस पाठ के माध्यम से देखी।